गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बिज़नेस स्टडीज़ का आगे का जो हमारी पहली वीडियो थी उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी वीडियो थी इस चैप्टर की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, इसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट और उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। इसके बाद अब जो चैप्टर है, बाकी जो चैप्टर बचता है उसमें दो फिलोसफर्स हैं, एक तो है हेनरी फेयोल और एक है F.W. टेलर। दोनों की फ़िलासफ़ीज़ को उसमें बताया गया चैप्टर में, उसका चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम हेनरी फेयोल की कुछ फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा है हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हेनरी फेयोल कौन था इसके बारे में हम देख लें। हेनरी फेयोल जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और बैकग्राउंड और हिस्ट्री में बर्थ उसका 1941 में फ्रांस में हुआ था और डिग्री की बात की जाए तो उसके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री थी और फिर उसको जॉब भी मिली। तो एक कोल माइनिंग इंडस्ट्री में उसकी जॉब लगी और कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो थी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, एक तरीके से दिवालिया घोषित होने वाली थी। तब हेनरी फेयोल को उसके अंदर एंट्री मिली, उसमें उसने जॉब शुरू करी और यहाँ हम देख सकते हैं इसमें स्टार्टेड वर्किंग इन कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन 1860 में उसको जॉब मिली और उसी कंपनी में 1888 में उसको MD बना दिया गया। और 30 साल जब उसने जॉब ज्वाइन करी थी उसके 30 साल बाद जब कंपनी की पोजीशन को देखा गया तो वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री की सबसे लीडिंग कंपनी बन चुकी थी। एक ऐसी कंपनी जो 30 साल पहले जब हेनरी फेयोल ने ज्वाइन किया था उस समय दिवालिया होने वाली थी और 30 साल बाद उसने उस कंपनी के अंदर ऐसे बदलाव किए कुछ मैनेजमेंट क्राइटेरियाज़ के अंदर कि वो कंपनी एक लीडिंग कंपनी बन गई, एक सबसे टॉप मोस्ट कंपनी बन गई फ्रांस की। तो हम देखें इसके अंदर स्टार्टेड वर्किंग इन कोल माइनिंग इंडस्ट्री 1860 और बिकम MD इन 1888। कंपनी वाज इन अ स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो मैं इसको हाईलाइट यहाँ पे बता रहा हूँ। कंपनी जो थी इंसॉल्वेंसी की स्टेज में थी और विद हिज स्किल्स उसने अपने कुछ स्किल्स लगाए, कुछ टेक्निक्स मैनेजमेंट की दी, जिसमें 30 साल बाद कंपनी वाज अ लीडिंग कोल माइनिंग कंपनी। तो कंपनी जो थी एक लीडिंग कंपनी बन चुकी। तो उसकी जो टेक्निक्स थी वो उसके लगभग 14 प्रिंसिपल्स उसने मैनेजमेंट के दिए थे। उससे पहले जो उसके मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं उसमें के बारे में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हेनरी फेयोल के मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थे कि उसने क्या क्या योगदान दिए थे, तो उसको हम देखें। सबसे पहला था ही इज़ फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके जो प्रिंसिपल्स थे इतने ज़्यादा मैनेजमेंट की दुनिया में काम आए कि उनको एक दर्जा दिया गया फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी उनको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। हेनरी फेयोल ने डिस्टिंक्शन एक बिल्कुल अलग बताया कि जो मैनेजमेंट स्किल है, जैसे फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लिए जो मैनेजमेंट स्किल से डिफरेंट होते हैं और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, जो वर्किंग लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके जो स्किल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। वहाँ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और टॉप लेवल, मिडिल लेवल के अंदर मैनेजरियल स्किल्स जो होते हैं वो मैनेजिंग सिस्टम से शुरू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ही आइडेंटिफाइड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इसने यहाँ बोला कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो प्रिंसिपल्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, तो यहाँ से बोला आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस को सबसे पहले जो बताने वाले थे हेनरी फेयोल ही थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फंक्शंस थे वो फंक्शंस बताने वाले भी हेनरी फेयोल थे। लास्ट पॉइंट आता है ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उन्होंने अपने ऐसे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि मैनेजमेंट की नींव की तरह से काम करते हैं, बेसिस की तरह से काम करते हैं और रिसर्च वर्क में भी ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। तो हम देख सकते हैं 14 प्रिंसिपल्स। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल ने दिए थे एक एक करके हम उनको ले रहे हैं। अभी हम 2 को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखें, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क को अगर आप देखते हैं तो नाम से समझ में आता है काम को बांट दो। तो हेनरी फेयोल ने देखा कि काम सारे जितने लोग वहाँ वर्कर्स थे या जो भी थे वो सारे एक ही पर्सन के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी या कह सकते हैं काफ़ी सारा बर्डन था। तो उस बर्डन को डिवाइड करने की उसने सोचा, क्योंकि जब तक बर्डनफुल पर्सन होगा तो वो कभी भी अपनी 100% काम को नहीं दे पाएगा। इसलिए उसने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से अगर आप देखें तो करना क्या था डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवाइडिंग वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स।
कोई भी एक टास्क है, उस टास्क के कितने छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, कह सकते हैं कितने हिस्सों में उसको बांटा जा सकता है। छोटे छोटे हिस्सों में किसी एक टास्क को बांट लिया जाए तो एक पर्सन के पास एक टास्क आ जाएगा, उस टास्क को फिर वो बहुत अच्छे तरह से कर पाएगा, पूरी अपना 100% उस टास्क को कंप्लीट करने में दे पाएगा, जिससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी। तो इन ऑल सबसे पहला है कि डिवाइडिंग वर्क इन स्मॉलर यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स में वर्क को डिवाइड कर देना, जिससे वो काम बहुत आसानी से हो जाए। दूसरा, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, अगर ज़रूरत पड़े तो एक वर्क से रिलेटेड पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए। जिस प्रकार से हम आजकल के समय में देखते हैं कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स का ही वर्क हो रहा है, उसके अंदर किसी जगह कंपनी में रिसर्च का डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के रिसर्च वर्क होता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे सेल्स का काम देखा जाता है, कई ऐसे काम है जहाँ पे परचेज़ का काम देखा जाता है। तो वर्क को डिवाइड करके ज़रूरत पड़े तो डिपार्टमेंट्स भी बना दिए जाएँ। और तीसरा पॉइंट है असाइन वर्क एज पर कैपेबिलिटीज़। डिवाइडिंग द वर्क के समय जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, काम को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, ऐसा ना हो कि किसी का वो इंटरेस्ट में ना हो वो वर्क और फिर हम उसको वही असाइन कर दें तो कभी भी वो अपना काम 100% नहीं करेगा। इसलिए किसी पर्सन को जो टास्क आता है वही टास्क उसको दिया जाए। जिस पर्सन को मैनेजिंग अच्छी आती है उसको मैनेजिंग का काम दिया जाए, जिस पर्सन को अपनी टेक्निकल वर्क का ज़्यादा नॉलेज है तो उसको टेक्निकल वर्क दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़, जैसी क्षमता है उसके हिसाब से वर्क दिया जाए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, क्या फ़ायदा होगा इसका? सबसे पहला, स्पेशलाइजेशन। एक ही वर्क जब बार बार कोई एक इंसान करता जाएगा, कोई भी पर्सन करेगा एक कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग लेवल पे, तो वह वर्क बार बार करने से वो उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। इस तरीके से उससे कभी भी वेस्टेज नहीं होगी, उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होंगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आती है। इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब भी होगा कार्य कुशलता बढ़ेगी, काम करने में जो हमारी कुशलता है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पहला पॉइंट जो डिवीजन ऑफ वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से समझ में आता है कोई अधिकार और कुछ जिम्मेदारियों की बात की जा रही है। अधिकार, अब एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना अधिकार किसके पास होना चाहिए? कई बार होता है कि कईयों के पास बहुत आवश्यकता से अधिक हम अधिकार दे देते हैं लेकिन उनके पास वर्क नहीं होता। तो ऐसे कई अधिकारी होते हैं जिनके पास काम नहीं होता लेकिन अधिकार जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमेशा अपने अधिकार का गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं उस अथॉरिटी का। और कई बार ऐसा भी होता है कईयों के पास अधिकार कम होते हैं, काम करने के, हमारे डिसीजंस लेने की कोई पावर कम होती है, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास अगर अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो बर्डनफुल एक जो एम्प्लॉय होगा उसके ऊपर बर्डन ही बर्डन बढ़ता चला जाएगा, वो कभी भी वर्क को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए फेयोल ने बोला कि इन दोनों की जो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन बोथ, मतलब बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं किसी को कोई जिम्मेदारी देता हूँ तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। तो दोनों की जो बैलेंस होना चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरीके से हम कहें तो अगर हम पलड़ा सा बना दें तो इधर अथॉरिटी की बात की जाए और इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो ये दोनों बराबर रहने चाहिए। एक भी ज़्यादा या एक भी कम होगा तो कभी भी मैनेजमेंट में हमारा रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आएंगे। तो यहाँ हम देखें बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वर्क असाइन, जो अथॉरिटी है जैसा काम दिया गया उसके हिसाब से उसके अथॉरिटी देनी चाहिए, उसका अधिकार देना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसके पास अधिकार भी उतने ज़्यादा होने चाहिए, अथॉरिटी भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। जितने कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है उसके पास अधिकार क्षेत्र भी कम होना चाहिए। इसलिए उसने बोला बैलेंस बना रहना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा इससे? पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं कि अथॉरिटी का कभी भी मिसयूज़ नहीं होगा। जितना मेरे पास वर्क है उतनी ही मेरे पास अथॉरिटी है, तो कभी मैं उसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उस वर्क को करने के लिए ही अथॉरिटी दी गई है। तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं उनको भी बिना डिले के कभी भी वो जो मैनेजमेंट में वर्किंग है वो उसको बिना डिले के कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी रुक जाएगा, साथ ही साथ हमारा काम जो है विदाउट डिले, डिले नहीं होगा, काम लेट नहीं होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ी रहेगी और इफेक्टिवनेस भी आ जाएगी। अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। दोनों पॉइंट्स में अब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है
पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर आप देखें, नाम से समझ में आता है अनुशासन। हर एक फील्ड में अनुशासन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंस डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखा जाए कि डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन हो गया कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कुछ रूल्स, कुछ कानून बनाए जाएँ, कुछ रूल्स बनाए जाएँ, हर एक चीज़ के लिए रूल्स हों, कुछ पॉलिसीज़ हों जिनको फॉलो करना पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, चाहे जूनियर हो, सबके लिए वो कंपलसरी हो। तो फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है वो है कि रूल्स रेगुलेशंस बनाना पूरी संस्था के लिए। दूसरा, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है आचरण, आचार संहिता, आचरण करने का तरीका, पूरी संस्था में हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज़ पे हमें पेनल्टी लगेगी, किस चीज़ पे हमें पेनल्टी नहीं लगेगी, क्या चीज़ हमारी संस्था के हक में है, क्या चीज़ हमारी संस्था के खिलाफ जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट संस्था का अपने डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट होती है, उसको फॉलो करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, और जो इस डिसिप्लिन क्राइटेरिया को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कुछ पेनल्टीज़, कुछ पनिशमेंट्स वगैरह भी इसमें जायज़ रहते हैं। तो अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग कमिटमेंट्स बाय सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। जो कमिटमेंट संस्था की तरफ, चाहे सुपीरियर का हो चाहे सबॉर्डिनेट का हो, जो कमिटमेंट्स में, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना भी डिसिप्लिन का ही पार्ट होता है। जो वादा किया है वो इस संस्था के प्रति निभाना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए तो डिसिप्लिन के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन के अंदर सारे हमारे कमिटमेंट्स की बात की जाती है। अब इसको करने से फ़ायदा क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट ये आते हैं, सिस्टमेटिक वर्किंग। संस्था के अंदर जब डिसिप्लिन होगा, जब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, जहाँ कानून के तहत काम किया जाएगा संस्था के, तो वहाँ पे वर्किंग जो होगी वो सिस्टमेटिक हो जाएगी, एक सिस्टम से चलेगी। सिस्टमेटिक का मतलब होगा एक सिस्टम बन जाएगा, हर किसी को पता होगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंसी। जब हर किसी को ये पता होगा क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, और वेस्टेज करने पे क्या हमारे पेनल्टीज़ लग सकती हैं, ये सब चीज़ पता रहती है, तो एफिशिएंसी जो है, जो हमारी कार्य कुशलता है, वेस्टेज ना करने की जो हमारी आदत है, ये बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। यहाँ डिसिप्लिन पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है सिंगल, कमांड मतलब ऑर्डर देना। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड, एक संस्था के अंदर जो कमांडिंग सिस्टम है वो एक ही बॉस के द्वारा होना चाहिए। तो इसके जो मेन पॉइंट्स आते हैं, ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय है उसके ऊपर दो बॉसेज हो। एक एम्प्लॉय के ऊपर जब दो बॉस होंगे तो एक बॉस कहेगा इस काम को करो, हो सकता है दूसरा बॉस कहता है इस काम को ना करो। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा कि उस काम को, वर्क को करना है या नहीं करना है। इसलिए एक संस्था में एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस कन्फ्यूज द सबॉर्डिनेट। जब एक से अधिक हमारे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर बॉसेज हो जाएंगे तो सबॉर्डिनेट को ये समझ में नहीं आएगा कि किसका ऑर्डर उसको पहले मानना चाहिए, किसका ऑर्डर बाद में मानना चाहिए। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हो गया कि एक पर्सन के ऊपर एक ही कमांडर हो, जिसके लिए उसकी जवाबदेही रहे, जिसके प्रति उसको पूरा वर्क शो करना हो। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे कि संस्था में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नो कन्फ्यूजन किस बात की, कि मेरा बॉस कौन है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ईगो क्लैशेस कैसे होंगे? एक बॉस, अगर दो बॉसेज हैं, एक बॉस कहेगा मेरा काम कर दो, दूसरा बॉस कहेगा मेरा काम कर दो। जिसका भी वो काम पहले कर देगा दूसरा वाला, हो सकता है कि वहाँ पे ईगो क्लैशेस हो जाएं कि हाँ भी मैंने पहले कहा था, मेरा पहले का होना चाहिए, दूसरा कहेगा मेरा पहले होना चाहिए। इस तरीके से बॉसेज में क्लैशेस हो सकते हैं। जब हमारे एक ही बॉस होगा तो वहाँ क्लैशेस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब एक बॉस एक पर्सन के ऊपर है तो उसके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब कन्फ्यूजन नहीं है तो वर्क टाइम से होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगी। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट क्या है देखें। फिफ्थ पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था वो था यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही कमांडर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। अब आती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाम से समझ में आता है यूनिटी मतलब सिंगल, ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कोई भी हमारा गोल, कोई संस्था ने जो गोल्स बनाए हैं वो हमारे एक ही होने चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या 3 पॉइंट्स हमें मुख्य हैं, वो हैं वन यूनिट वन प्लान। संस्था एक है, उसका एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को जो उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सबॉर्डिनेट प्लान्स बनाने पड़ते हैं,
वो प्लान्स भी हर डिपार्टमेंट के अंदर, एक डिपार्टमेंट है तो उसका प्लान भी एक ही होना चाहिए। अब एक डिपार्टमेंट में दो अलग अलग प्लान्स चलेंगे, या फिर कह सकते हैं एक संस्था के अंदर मैनेजर्स डिफरेंट प्लान्स बनाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला प्लान उनको संस्था में लगाना है और कौन सा वाला नहीं लगाना है। तो इस तरीके से एक संस्था का एक प्लान होना चाहिए, 1 यूनिट 1 प्लान, 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 प्लान भी कह सकते हैं, या 1 डिपार्टमेंट 1 प्लान भी कह सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स 1 डायरेक्शन, जब एक यूनिट का एक ही प्लान होगा तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन एम्प्लॉयज़ का जो काम करने का तरीका होगा उस प्लान को ही कंप्लीट करने में लगेगा, या कह सकते हैं सबकी कोशिशें जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। और अगर 2 प्लान्स होंगे तो कोशिशें भी अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी। इसलिए एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से हर यूनिट के अंदर काम करने वाले लोगों का जो डायरेक्शन है, जो निर्देशन कार्य है, वो भी सिंगल साइडेड हो जाता है, या कह सकते हैं संस्था की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसी से बेस बनता है कोऑर्डिनेशन का, आधार बनता है हमारा समन्वय का। जब सबके पास एक ही प्लान होगा काम करने के लिए तो सब लोग मिल के काम करेंगे, सहयोग की भावना भी आएगी, साथ साथ वहाँ समन्वय भी बनेगा, एक दूसरे के प्रति टीम स्पिरिट डेवलप होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक ही डायरेक्शन होने से सबकी एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जाती हैं और कोऑर्डिनेशन का बेस बन जाता है। फ़ायदा क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन, एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे तो वह जो गोल होगा, वह जो हमारा टारगेट होगा वो अचीव होगा, उसको हम हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफर्ट्स गेट यूनिफाइड। सबके एफर्ट्स जो हैं, सबकी जो कोशिशें, यूनिफाइड का मतलब एकजुट हो जाना, सबकी कोशिशें एकजुट हो जाती हैं, ये उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जनरल इंटरेस्ट मतलब संस्था के ऑब्जेक्टिव या संस्था के स्वार्थ कह सकते हैं। तो इस पॉइंट में क्या बोला हेनरी फ्योल ने, ये बताना चाहा कि हर संस्था के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कोई पैसे से ज़्यादा लगाव रखता है, कोई रुतबे से ज़्यादा लगाव रखता है। तो जैसा जिसका इंटरेस्ट होगा, जैसा जिसका स्वार्थ होगा, उसको मैनेजर का यहाँ पे वर्क ये होना चाहिए कि उसको ये एहसास दिला दिया जाए कि जितने भी उनके स्वार्थ हैं वह सारे संस्था के टारगेट्स अचीव होने के बाद अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल के जितने भी हमारे इंटरेस्ट हैं या स्वार्थ हैं या कह सकते हैं उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं वह तभी पूरी हो सकती हैं जब संस्था की, जो जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया संस्था के हित में जब काम होगा। जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट तब पूरे होते हैं जब जनरल इंटरेस्ट के साथ उसका सबऑर्डिनेशन हो जाता है। संस्था के और जो हमारे इंटरेस्ट हैं जब वो पूरे होते हैं तो मैनेजर को काम क्या करना है, वहाँ पर संस्था के उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वहाँ पर सर्वोपरि ना होने देना। अगर मेरे इंडिविजुअल जो मैं अपना, अगर वो सर्वोपरि होंगे तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन अगर मेरे अंदर ये एहसास हो जाए कि मेरी संस्था के उद्देश्य सबसे सर्वोपरि हैं, उनको हमें सबसे पहले अचीव करना है, अपने आप मेरे जो टारगेट्स हैं अचीव हो जाएंगे, तब अपने आप क्या होगा कि संस्था की तरक्की होती जाएगी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी तरक्की होती जाएगी। कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट सुपरसीड नहीं करने चाहिए, वो सर्वोपरि नहीं होने चाहिए। हमेशा संस्था के जो उद्देश्य हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए। हेनरी फ्योल ने ये हमारे 6 पॉइंट में बताया कि संस्था के जो हमारे इंटरेस्ट हैं वह सर्वोपरि रहने चाहिए और जो काम करने वाले हैं उनके जो उद्देश्य हैं वो ऊपर कभी भी संस्था से नहीं जाने चाहिए। तो इसके लिए उसने पॉइंट्स क्या बोले, मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट नॉट टू सेल्फ। मैनेजर को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए संस्था को, अपने कुछ निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कभी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल्स। पर्सनल जो गोल्स, जो पर्सनल व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं, हर किसी का अपना अपना हो सकता है, किसी का पैसा हो, किसी का रुतबा हो, किसी का कुछ और भी हो सकता है। तो इन ऑल संस्था में काम करने वाले लोग या मैनेजर खुद उसके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उसको अपनी संस्था के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब संस्थाएं तरक्की करती हैं तो उसमें काम करने वाले चाहे मैनेजर हो चाहे उसके वर्कर्स हों, सभी की तरक्की होती है। इसलिए संस्था के उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए हमेशा। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना क्या होगा, संस्था के साथ धोखा होगा। कैसे धोखा होगा
मैनेजर्स शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजंस बाय टेकिंग ब्राइब। मैनेजर्स हो सकता है रिश्वत लेके कुछ डिसीजन संस्था के खिलाफ भी कर दें और अपना फ़ायदा कर लें पैसा लेके। तो अगर ऐसा करेंगे तो उस मैनेजर का संस्था के प्रति भी एक जो वफादारी है वो भी दिख जाएगी कि नहीं है वो वफादार। दूसरी बात यह है कि वह मैनेजर, ऐसे मैनेजर्स ज़्यादा लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं पाते। इसलिए एक मैनेजर को अपनी रेपुटेशन को हमेशा बनाने के लिए संस्था के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में जनरल इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि होता हुआ अगर रहेगा तब कभी भी मैनेजर्स अनफेयर डिसीजन नहीं लेंगे, ना ही कभी रिश्वत लेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे इसके? पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे कि संस्था के जितने भी गोल्स हैं वो अचीव होंगे, संस्था तरक्की करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इंडिविजुअली भी जो संस्था काम करती है, इंडिविजुअल जो हमारे गोल्स हैं, कह सकते हैं जो संस्था में काम करने वाले लोग हैं उनके अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं और संस्था के जो अपने गोल्स हैं, इनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाता है। कैसा समन्वय? कि हर एक एम्प्लॉय को ये एहसास हो जाता है कि जब संस्था तरक्की करेगी, संस्था जब सर्वोपरि जाएगी, तब अपने आप ही जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी तरक्की होगी। आज इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम केवल 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के जो 8 पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।